तो अभी हम पार्ट सेकंड देखेंगे और अभी सुबह के हो रहे हैं 10, है ना। रविवार का ही दिन है, संडे ही है। आज की डेट है आपका 15। ठीक है, तो पहले पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज करके सेकंड पार्ट को ध्यान से देखेंगे। आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन, लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, कि जब हम वोटिंग करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट करते हैं, तो वो लोग हमको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ये एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है जिसमें आप अपने लीडर्स इलेक्ट करते हैं और वो लीडर्स जो है आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पावर को यूज़ करते हैं और आपके बिहाफ पे काम करते हैं। ठीक है ना। तो उसी को क्या कहा जाता है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब तो यही हो गया ना कि जब आप लार्ज बॉडी ऑफ पीपल, जिसको हमने इलेक्ट्रेट कहा, जिसमें सारे जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं, जो वोट देने की कैपेबिलिटीज़ रहती है, उनमें जो एलिजिबल रहते हैं, वो उनके ग्रुप्स को या उनके कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रेट कहते हैं। वो सब के सब लोग जब वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसी को ही हम कहते हैं वोटिंग सिस्टम, या फिर उसी के वोट, उसी सिस्टम से हमारे रिप्रेजेंट इलेक्ट होते हैं और बाद में गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये आपको भी पता है। आज हम अभी देखेंगे फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बहुत शॉर्ट में मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, शायद इसके एक और पार्ट आएगा, देखते हैं। अगर मैं जल्दी पढ़ा दूंगा तो फिर आपका 3 पार्ट में कर लेंगे, 2 पार्ट में हो जाएगा। नहीं तो टाइमली लेके पढ़ाएंगे तो, क्योंकि चूंकि ये बड़ा चैप्टर है और मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी जल्दीबाजी की वजह से आपका कोई नुकसान हो। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। और आप शायद सोच रहे होंगे कि सर को इतनी जल्दीबाजी क्यों है, इतना क्यों हरी मोड में है। तो मेरे हरी मोड में रहने से क्या प्रॉब्लम है, मैं अपना दूसरा काम रोक के आपके लिए काम कर रहा हूँ ना। और आप सोचेंगे सर आप, ये तो चैनल आपका है, आपके व्यूज़ होंगे, आपके पैसे बढ़ेंगे, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, देखिए मुझे पढ़ाना है और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, तो मेरा एक यूट्यूब ही है। ठीक है, अगर अच्छी बात है, अगर आप सब्सक्राइबर कर दें तो आप लाइक्स कर दें, तो इससे अगर मेरी आज के 4 साल 5 साल बाद अगर कभी कोई 2-4 पैसे की इनकम हो जाएगी तो ठीक है, वो सब अच्छी बात है। लेकिन फ़िलहाल आप इस मोड से देखें कि आपके फ़ायदे की चीज़ है। आप थोड़ा लालची बने और ये सोचें कि चलिए कोई इंसान घर में बैठे-बैठे भी अगर हमको पढ़ा दे रहा है किसी भी मोड से, किसी भी तरीके से, बिना कोई बक-बक किए हुए, बिना कोई ड्रामा बतियाए, तो आपका फ़ायदा है, आपका भला है और आपको अपने फ़ायदे का सोचना चाहिए, ना कि किसी और के फ़ायदे का। तो अभी हम फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसमें 3 फॉर्म्स हैं। पहले लास्ट ईयर मुझे लगा था कि ये शायद सिलेबस का पार्ट नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर के जो बच्चे थे वो ना बड़ा सिलेबस करते थे। मीनिंग मतलब मीनिंग, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा टाइम था कि वो सिर्फ मीनिंग में ही 4 दिन लगा देंगे। ठीक है ना। तो हम वैसा नहीं चाहते हैं। सिस्टर ने भी हमको कहा कि सर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। पहला कि आप पढ़ाते-पढ़ाते इधर-उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि ठीक है, बच्चों ने कंप्लेन किया था और मुझे खुशी है। तो मैंने फ़ोकस किया कि क्या अगर मैं सिलेबस पे हूँ तो कितने दिनों में चीज़ें मैं करा सकता हूँ। तो मैंने पाया कि हार्डली 2 दिन लगेंगे, 1 यूनिट हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर मैं प्योरली सिलेबस की बात करूँ, मैं प्योरली 99% इंग्लिश यूज़ करूँ, तो क्या आपका आउटपुट 200% आएगा, 100% आएगा? क्या इस बात की गारंटी आप लेंगे? भाई देखिए, आप कुछ भी करेंगे उसका क्रिटिसिज्म होगा, और इसी को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। बीएड में आपने पढ़ा होगा या इन फ्यूचर पढ़ेंगे। और बेहतर डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के लिए, फॉर हैविंग अ गुड content of democracy, for having a good nature of society, that is diversified society, constructive criticism is much essentially required. It is much essential form that has to be within a society. So I don't have any kind of problem. मुझे कोई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम, आप मेरा जितना क्रिटिसाइज करें करें, लेकिन आप मेरे एफर्ट को अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो फिर हमें गुस्सा होगा। आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू रिकॉग्नाइज माय एफर्ट, क्योंकि मैं सच में आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप स्कूल नहीं आएंगे, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन गिव अ कंसर्न लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफिस, देन शी विल डिसाइड। क्योंकि मुझे तो सैलरी दे रही है ना सेंट मेरी स्कूल से, मुझे मिल रहा है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ।
तो खैर अभी इससे ज़्यादा बोलेंगे तो और ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा, इससे बेहतर है कि आप लोग चुपचाप पढ़ लीजिए। तो अभी क्या होगा, फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। पहला ये सोचिए कि टेरिटोरियल क्या होता है। तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बेटा, जिसमें हम एक टेरिटरी की बात करते हैं ना, इसी को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये होता है, जैसे इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ रायपुर, है ना, अब मान लेते हैं कि रायपुर है। अब रायपुर के एक एमपी होंगे, है ना, आपको पता होगा। मैं इसको थोड़ा रेड कर लेता हूँ, दिखेगा ज़्यादा अच्छे से। रायपुर में कौन होंगे, एक एमपी हैं। तो वो पूरे रायपुर में जितने भी 18+ लोग हैं, है ना, वो सब के सब मिलके क्या करते हैं, इनको वोट करते हैं। तो जब वो वोट करते हैं तो वो इलेक्ट होके हमारा हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक चीज़ क्या होती है कि जब हमने वोट किया तो आपको पता होगा कि हम डिफरेंट क्लास के लोग हैं, है ना, किसी का कास्ट अलग है, किसी का रिलीजन अलग है, किसी के रंग रूप स्वरूप अलग है, मतलब बिल्कुल डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है। तो जब कभी भी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी होती है तो वहाँ पे हम कॉमन कंटेंट को चूज़ करते हैं, मतलब कि कोई भी इंसान, जैसे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी, उनमें से कोई भी एक, किसी भी कम्युनिटी का कोई बच्चा या कोई इंसान पूरे रायपुर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको कहते हैं टेरिटरी। मतलब एक इंसान पूरे टेरिटरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वो उसके सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। उसमें सभी तरीके के प्रोफेशंस के लोग होते हैं, ऑक्यूपेशन के लोग होते हैं, सभी तरीके का मतलब जिसमें शॉपकीपर, ड्राइवर, मतलब आपको भी पता होगा जब इलेक्शन होता है तो हम मेजरली, ये बात इसीलिए तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी है ना। आप जैसे रिसेंटली आपने देखा बिहार का इलेक्शन हो रहा था, जब बिहार के इलेक्शन में आपने देखा तो वहाँ पे ये बात बिल्कुल नेचुरली आती है कि आपकी जाति का है, आपकी कास्ट क्या है। क्योंकि वहाँ के लोग सोचते हैं कि चूंकि कोई गांव है, उस गांव का बहुत बड़ा आबादी अगर ओबीसी है तो नेचुरली वो लोग अपना नेता किसको चूज करेंगे, ओबीसी को। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो ओबीसी का नेता एक लिमिटेड एरिया में होगा, पता चला उससे भी बड़े नेता जो जनरल है, तो जनरल को क्या ओबीसी वोट नहीं देंगे, सब वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं सब मिक्सचर रहता है। तो ये जो मिक्सचर नेचर की सोसाइटी है, उसमें एक कॉमन पर्सन को वोट करना जो पूरे टेरिटरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, वही हमारा टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है। टेरिटरी मतलब कोई एक पर्टिकुलर फील्ड, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इलाका, एक पर्टिकुलर टेरिटरी, जिसमें हम, सेम चीज़ है ना, टेरिटरी और कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम है, जिसमें हम एक इंसान को, एक पर्टिकुलर पर्सन को हम चूज करते हैं, जो हमारे इलेक्ट करते हैं, जो हमारे हम सबको रिप्रेजेंट करता है। बस ये लिखा हुआ है, ये चीज़ें मैंने भी बताई, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसी में आप एमपी एमएलए करके आप देख सकते हैं ना। इसीलिए एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती है और एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एमपी की है, तो उसी में 4 एमएलए भी हो सकते हैं। तो ये 4 जो है गोले हैं छोटे छोटे, वो एमएलए हैं, और एक बड़ा सा क्या एमपी है। तो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना अपना इलाका है। एग्जाम्पल के लिए मैं गाँव की बात करूँ, कोई विलेज की बात करूँ, तो विलेज भी वोटिंग के नज़रिए से क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी ही कहलाता है, उसका अपना क्षेत्राधिकार है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता होगा, यूनिट ऑफ एरिया और डिमार्केटेड ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूट और यूनिट फॉर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव और सम रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पे अब बेटा क्या होता है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ये सिंगल मेंबर क्या है, जिसमें एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ एक मेंबर होता है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि जैसे 543 लोकसभा की सीट पे हमारा इलेक्शन होता है, तो कुल मिला के 543 एमपी होंगे, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, तो वो हमारा होता है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है ना, आप इस चार्ट को पढ़ लेना, बहुत ईजी है। अब आता है मल्टी मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी लेकिन उसके मल्टीपल मेंबर होंगे, मल्टीपल नेता होंगे। मल्टीपल कैसे काम करता है ये, इसको कहते हैं मोर देन 2 रिप्रेजेंटेटिव। अगर किसी पर्टिकुलर टेरिटरी का अगर 2 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, 2+ है, तो उसको क्या कहा जाएगा, मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाएगा। तो उस केस में कैसे होता है, जैसे आपने नोटिस किया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
एग्जाम्पल ये होता है बेटा, जैसे कि एक सेकेंड, देखिए, हाँ एक वर्ड यही मैं खोज रहा था, प्रोपोर्शनल मेथडों से इसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। प्रोपोर्शनल मेथड मतलब फॉर एग्जांपल के लिए एक टेरिटरी है जिसमें कितने वोट हैं, 100 वोट्स हैं। 100 वोट्स ने, और उसके पार्टिसिपेंट्स कितने बेटा, उसके मतलब उस पूरे 100 वोट्स में मतलब वोटर्स थे ये इनके वोटिंग से क्या बना आपका आ, तो ये जो 100 सीट्स है इन सब का इनको मिलाकर क्या बन जाएगा, इलेक्टेड बन जाएगा। इलेक्टेड मतलब टोटल आपका एलिजिबल वोटर्स जो वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। सपोज करिए कि 4 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने को रेडी हुए, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी एंड कैंडिडेट डी। अब चार के कैंडिडेट्स हैं जी। अब चारों कैंडिडेट्स में से देखिए वोटर्स तो टोटल कितने हैं, 100 वोट्स होने चाहिए। तो वोटर्स ने पहले प्रेफरेंस में किसको दिया वोट, 40%। तो 100 का 40 आपको लगेगा मेजोरिटी है, लेकिन ऐसा चिंता मत करिए, क्या पता किसी को 60 मिल जाए और बाकियों को 0 मिल जाए। अभी ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ सेंस क्या होता है। तो जैसे इनको मिल गया 40%, ठीक है, मतलब कितनी मालूम कितनी, सपोज करिए ये पूरे 100 आपका वोटर्स नहीं, सॉरी इसको बोलेंगे 100 सीट बोलते हैं या फिर वोट बोल सकते हैं। चलिए मतलब एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट्स ने आपका वोट करना शुरू किया। तो जो सबसे पहला वोट उन्होंने किया वो किसके लिए किया था, 40%, मतलब आपका एक इंसान को कितना वोट मिला, 40, तो उसको हम कह दिए ए को कितना मिला 40, बी को कितना मिला बेटा, उसको मिल गया 20, सी को कितना मिला 20, डी को कितना मिला 20। अब एक बात बताइए, ये हो गया 20। अब टोटल को अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना बन रहा है 100। तो कुल मिला के जो 100 वोट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए अमंगस्ट 4 पर्सन। अब एक बात बताइए, आप पूछेंगे सर इसमें बड़ा कौन, छोटा कौन, जीता कौन, हारा कौन। ये लोग आपको लग रहे होंगे हार गए, लेकिन ये बाहर नहीं होंगे। यही प्रोपोर्शनल मेथड आप समझिए, जिस प्रोपोर्शन में आपने इलेक्शन में सीट मिली है आपको, जिस प्रोपोर्शन में, उस प्रोपोर्शन में आपको पावर मिलेगा, उस प्रोपोर्शन में आपकी अथॉरिटी स्टेब्लिश होगी, उस प्रोपोर्शन में आप काम करेंगे। तो अगर आप ग्रुप ए हैं या फिर आप पर्सन ए हैं तो आपको मिला है 40%, मतलब आपके पास एक्सेस पावर तो है, यू कैन फ्रेम द गवर्नमेंट ऑल्सो। बट ये जो 20 लोग हैं ये भी आपका गवर्नमेंट में हेल्प करेंगे, ये भी या तो अपोजिशन हो सकते हैं या तो गवर्नमेंट हो सकते हैं, लेकिन इनके पास भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगी, ये भी उस 20% के हिसाब से काम करेंगे। तो कुल मिला के जो कुल मिला के हमारा जो रूलिंग शिप होगा वो ओवरऑल होगा, है ना। जिसको जितना वोट मिला वो उसके अकॉर्डिंगली वो उतना काम करेगा, उतना वो रूल करेगा। कहीं ना कहीं हमारा जो रेस्ट ऑफ द वोटर्स होता है वो खराब हो जाता था। इसी को आगे वाले चल के हम आपको एक बात बताएंगे, FT फर्स्ट पास्ट, हाँ FP द पोस्ट से FPTP, FPTP इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब कि इस केस में अब आप देखिए 40 मिला है तो 20 से सबसे ज्यादा 40 हुआ ना, 20 से भी ज्यादा बड़ा 40 है, 20 से भी बड़ा 40 है। तो कुल मिला के अब हम इस केस में क्या करते हैं, जो यूजुअली हमारे इंडिया में होता है कि 40 वाले को हम विजेता डिक्लेयर कर देंगे, विनर, और बाकी को हम कैंसिल कर देंगे। लेकिन प्रपोर्शन में क्या होता है, कैंसिल नहीं होता, कोई भी किसी का नॉमिनेशन, किसी की सीट कैंसिल नहीं होती, उसको उतनी सीट मिलती है, उसको उतने प्रोपोर्शन में काम मिलता है, और वह भी क्योंकि दैट पर्सन इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन। तो हमारे यहाँ क्या होता है, इसमें वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोपोर्शनल में। इसीलिए यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि एक टेरिटरी में विभिन्न तरीके के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ रिप्रेजेंट। अब नहीं समझ में आया बेटा तो मैं आपको वापस से बता दूं, 2 बार रीड कर लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बट मिनिमम 2, एक बार भी नहीं, मिनिमम 2 इट इज रिक्वायर्ड, मिनिमम, ठीक है बेटा। अगर आप चाहते हैं 1 आध 2 महीने में सब कुछ खत्म करना तो मिनिमम 2 आपको रीडिंग लेनी ही चाहिए।
एक तो ये सिंपल मेथड है, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव से। सोर्स ऑफ यूनिटी होती है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी पर्सन बिलोंगिंग टू ऑल ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री प्रोफेशन, तो मतलब उस एक इंसान से गरीब अमीर जब जब भी जिस भी तरीके के प्रोफेशन है सब लोग जुड़े रहते हैं, तो उनका क्या होता है, जो सब जितना ज़्यादा उनका कनेक्शन बिल्डअप होता है उनका में यूनिटी भी डेवलप होती है। इजी वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बिल्कुल आसानी से आप पता भी कर पाते हैं, बहुत ईजी रहता है। अगर टेरिटोरियल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई रायपुर का मतलब वहाँ पर कितनी सीट होगी, एमपी की 1 सीट होगी, वहाँ पर 1%। तो इट्स बेटर सेटिस्फेक्शन ऑफ लोकल नीड्स, लोकल पीपल, भाई आप उनके लिए लोकली आप काम करते हैं, है ना, आप जुड़ के काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती है सब चीज़ें। अब फंक्शनल क्या होता है बेटा, अब आपको ये समझना होगा। फंक्शनल फंक्शनल में क्या हुआ कि अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्या था, टेरिटोरियल में कॉमन है, टेरिटोरियल में क्या है, सब कुछ कॉमन है। लेकिन फंक्शनल में क्या होगा कि अगर आपका पेशा टीचर है, आप क्या डॉक्टर प्रोफेशन है, अगर आप एक इंजीनियर है, तो आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपका जो फंक्शनल मेथड है सोसाइटी में काम करने का तरीका है, उस हिसाब से आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो इन्होंने जो ट्रेडिशनल वाले थे, सॉरी जो टेरिटोरियल है, उन्होंने मतलब जो फंक्शनल वाले हैं उन्होंने टेरिटोरियल को क्या किया, क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया, उन्होंने ये बोला कि ये जो स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी वो बिल्कुल उसमें नहीं है। क्यों नहीं है आपको बताएं, एक चीज और समझिए। मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों में से किसी क्लास के कैप्टन का इलेक्शन होने वाला है जिसमें 100 बच्चों की क्लास है, देयर आर 100 स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासरूम। अब सडनली हुआ ये कि while the time of election means the date of election 40% means 40 students were absent, don't know ड्यू टू सम रीजन हो सकता है। और यहाँ पर बेटा जो पार्टिसिपेंट्स थे वो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे, ए बी एंड सी, और क्लास कैप्टन के लिए इलेक्शन होना है फ्रॉम द सेम क्लास। अब 40% छुट्टी पे हो गए, टोटल कितने बच्चे, 60। अब उसमें जो ए नाम का बच्चा था वो ज्यादा स्मार्ट था, उसके पास ऑलरेडी 30 जो थे वो कमांडिंग पर्सन थे, है ना, 30 बच्चे जो थे पूरे कमांडिंग, भाई उसको सपोर्ट करेंगे, आंखों पे पट्टी लगाकर भी वो उसको वोट करेंगे, और वो 30 के 30 उस दिन प्रेजेंट हैं। सोचिए 40 जो थे जो अनकंडीशनल थे, मतलब वो किसी को भी वोट दे सकते थे, वो तो छुट्टी पे चले गए। तो अब बचे कितने, 60। उस 60 में से 30 उस इंसान के हैं। अब उसको चाहिए कितना, सिर्फ 1 चाहिए, मतलब कि टोटल आपको मैं मार्क चेंज करके बताता हूँ। टोटल अगर 60 है तो 60 में से आपका विनिंग परसेंटेज क्या होता है, 30 + 1, यही होगा ना, हाफ से ज्यादा। इसी का तो मतलब है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी। एफपीटीपी क्या कहता है कि जिस भी इंसान को ज्यादा मिला, अगर उस 100 में से अगर मान लीजिए 5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो पांचों में 20 20 20 20 हो गया, यस और नो। अब 20 20 में हो गया। अब अगर किसी भी इंसान को 30 मिल गया तो सभी में से 10 10 ज्यादा है, उसको विजेता बना दीजिए, और बाकी जो 70 वोट है वो उसको कैंसिल कर दीजिए। तो जो सबको सबसे ज्यादा मिला, मतलब इफ एनीवन गॉट अ मोर मतलब मोर वोट्स एज कंपेयर टू अदर्स, दैट पर्सन विल डिक्लेयर विनर एंड दैट इज द एंड रेस्ट ऑफ द वोट विल बी कैंसिल्ड। यही तो है एफपीटीपी। तो इसमें क्या होता है, हम ट्रू ट्रू मतलब समझ रहे हैं, ट्रू रिप्रेजेंटेशन हम नहीं खोज पाते, और शायद इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं लैक हो जाती है। लेकिन अब पूछेंगे आप सर फिर इंडिया में हम प्रोपोर्शनल क्यों नहीं फॉलो करते, बेटा उसके अपने चैलेंजेस है। प्रोपोर्शनल फॉलो करने के लिए उस लेवल की लिटरेसी चाहिए आपको, उस लेवल का अवेयरनेस चाहिए आपको। और हमारी गवर्नमेंट तो आपको पता ही है हिंदू मुसलमान कराने में लगी हुई है। हमारी गवर्नमेंट ईरान इराक इसराइल में लगी हुई है, हमारी गवर्नमेंट सिर्फ देश बचाओ राष्ट्रवाद में लगी हुई है। उसको इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि फलक का नंबर कम क्यों आ रहा है, उसको इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि सुलेखा तिवारी एब्सेंट क्यों हो रही है। मतलब उसको सिर्फ इस चीज से फर्क है गवर्नमेंट को कि भैया हमारी रोजी रोटी चले, बच्चे मर रहे हैं, मरे जिए जिए, क्या फर्क पड़ता है। 130 बिलियन 130 करोड़ है, 30 करोड़ मर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंडिया तो रहेगा। तो इस तरीके की मतलब किसी ने एजुकेशन पे काम नहीं ठीक से किया, तो वही नतीजा है कि जो गधा है या जो अमीर है वो अपना जीत जाएगा और अपना काम करेगा, और हम लोगों को क्या मिलेगा, सिर्फ डेमोक्रेसी की थियरी। तो
ये आपको देखना है ना। ठीक है। डिफिकल्टीज इन्वॉल्व पुटिंग फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन इनटू ऑपरेशन, ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे इंजीनियर्स है ना, लिखा हुआ है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन दैट ओनली अ डॉक्टर कैन रिप्रेजेंट डॉक्टर्स, ओनली एन इंजीनियर कैन रिप्रेजेंट इंजीनियर्स, ओनली अ टीचर कैन रिप्रेजेंट टीचर्स। तो ये थोड़ा मुश्किल भी होता है कि भैया आप टीचर हैं तो अपने टीचर को रिप्रेजेंट करिए, मतलब पूरा फंक्शनल मेथड रहता है कि आप उस कम्युनिटी के लिए ही प्रॉपरली काम करना होता है। तो ये थोड़ा division of society into functional classes or groups should be made. In each functional group should be elect some of member its representative now, so according to the group of society they are supposed to follow. But इसीलिए तो कह रहे हैं कि इतना ग्रुप बना जाएगा, ऑलरेडी इतना लड़ झगड़ रहे हैं लोग, थोड़ा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना। लाइक ये पॉइंट तो वैलिड है, बट इट इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू पुट दिस सिस्टम इनटू ऑपरेशन। ईच फंक्शन हैज सेवरल स्ट्रीम और इवन सब फंक्शन. For example, doctor constitute broadly one functional group, but in reality they stand divided into several functional groups like surgeons, physicians, specialists, homeopathy, doctors, Ayurvedic practitioners and all. तो अगर आप डॉक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पूरी डॉक्टर की कम्युनिटी को, तो उसमें कोई बोलेगा कि नहीं हम तो भैया फिजिशियन हैं, हम तो सर्जन हैं, हम तो एमडी हैं, हम तो फलाने हैं, हम तो चच्चू हैं। तो उसमें लिए अब उसमें ही डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो मतलब ठीक है, तो इस तरीके से बहुत तरीके की फंक्शनल आपको चीज़ें दिखती हैं। तो ये पूरा एकदम क्लब्ड बन जाता है इनटू फंक्शनल कैटेगरीज एंड पर्पस गेट डिफीटेड। तो जो पर्पस था आपका मोर क्लैरिटी, मोर अफेक्शन, मोर कंसिस्टेंसी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिफीट हो जाती है। मेरिट्स और आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फंक्शनल, ये आपको मेरिट्स पढ़ने होंगे। तो ये होता है बेटा कि इट इज़ बेटर देन टेरिटोरियल। क्यों बेटर है बताइए आपका? क्योंकि इससे क्या होता है कि एक प्रोफेशन जो होता है, एक प्रोफेशन अपने प्रोफेशन को ही एलेक्ट करता है, तो थोड़ा इजी है, थोड़ा समझने में भी इजी है, काम करने में भी इजी है, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना इसमें दिखाई देता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम इसमें देख सकते हैं, है ना। तो यूजफुल मेथड है ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन इंश्योर्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीचर्स बाय अ टीचर्स। तो इसलिए इन ट्यून विद द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप अभी हमने बताया था कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोफेशन है, तो डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी है, डिफरेंट अपने ग्रुप्स हैं, तो उन सभी के ग्रुप्स में तो इससे क्या हो रहा है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ईच ग्रुप ऑफ सोसाइटी, सोशल ग्रुप ऑफ सोसाइटी, तो उनमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो रही है ना। टीचर्स अपने टीचर्स कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, ट्रेडर्स अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो क्या होता है कि हम हमारा जो ग्रुप है तो ग्रुप फंक्शनल होता है। सोसाइटी को हम विभिन्न ग्रुप में डिवाइड करके, मतलब ऑलरेडी इट इज डिवाइडेड, तो हम उसमें क्या करते हैं, ग्रुपिज्म वर्ड अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी हम फंक्शनल मेथड को यूज करते हैं, है ना। ज़्यादा फंक्शनल वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सपोज कि अगर टीचर की कम्युनिटी को ज़्यादा ठीक करनी है तो टीचर्स के लोग ही टीचर की कम्युनिटी को ज़्यादा बेहतर अपना बनाने पर फोकस करते हैं। मेरिट्स को हम देख रहे थे, तो इन ट्यून विद द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये सब काफ़ी कनेक्टेड लोग रहते हैं आपस में। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिंग देयर प्रोफेशनल इंटरेस्ट देन टेरिटोरियल इंटरेस्ट। ये बात सही भी है कि वो पूरे रायपुर को जैसे इफ़ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ रायपुर, पूरे रायपुर के रिप्रेजेंटेशन से बेहतर उनको लगता है कि टीचर्स की कम्युनिटी हो, टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन अलग हो, डॉक्टर्स का अपना अलग हो, इंजीनियर्स का अपना अलग हो। तो नेचुरली दे ऑल्सो वांट रिप्रेजेंटेशन फॉर सिक्योरिंग देयर प्रोफेशनल इंटरेस्ट, है ना। अगर आप टीचर हैं तो अगर आपका कोई लीडर होगा तो आपको लगेगा ना कि हमारे साइड से गवर्नमेंट से बात करेगा, हमारे बिहाफ पे काम करेगा, तो इस तरीके से उनका प्रोफेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा है। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन कैन लीड टू बेटर प्रोग्रेस। ये बात भी ठीक है कि अगर आपका मोबिलाइजेशन बहुत अच्छा है, यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है, ग्रुपिज्म बहुत अच्छा है, या ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा है ना, तो आपका जो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन विद इन सोसाइटी है, जो विच कैन बी डाइवर्सिफाइड इनटू मल्टीपल ग्रुप्स, है ना, ऑलरेडी इट इज़ डिफाइंड। तो उस बेसिस पे आप ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं लोगों से और आपका ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस होने की पॉसिबिलिटी रहती है।
फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन कैन बी रेमेडी अगेंस्ट द डिफीट्स ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए क्योंकि एक बड़ा सपोर्ट क्रिएट करता है। सपोर्ट ऑफ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन दैट इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग सर्टेन डिफेक्ट्स of territorial representation. It can discourage localism, regionalism, ineffective representation also. Suppose मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने टीचर्स रिप्रेजेंटेशन में टीचर्स को वोट किया, मतलब टीचर्स की किसी कम्युनिटी को हमने वोट किया या टीचर्स की कम्युनिटी ने मिलकर किसी एक टीचर को अपना नेता बनाया। तो उससे ये होता है कि जो कंसर्न रिलेटेड विद द टीचर है वो अपना टॉपिक अलग हो गया। कोई पॉवर्टी का लेवल है तो वहाँ पर क्या होता है कि पॉवर्टी का लेवल कंसर्न अलग हो गया। तो हमने क्या किया कि जो भी जिस भी प्रोफेशन हम भी हैं, तो उस प्रोफेशन में हमने अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से डील किया, ज़्यादा अच्छे से क्लेरिफाई किया और ज़्यादा इफेक्टिवली हमने उस पर काम किया। तो इससे क्या हुआ कि बड़ी चीज़ क्या हो गई कि जो टेरिटोरियल में चीज़ें नहीं दिखाई देती, टेरिटोरियल में क्या होता है सब कुछ कॉमन दिखता है, जबकि नेचुरली सोसाइटी कॉमन सोसाइटी नहीं होती है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, ग्रुप इंटरेस्ट होता है। तो उस बेसिस पे हम कहीं ना कहीं टेरिटोरियल में चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और जब प्रोफेशन में रहते हैं तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से डील करते हैं। सोसाइटी इन प्लूरिस्टिक फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का ऑल्सो स्टैंड फॉर द फंक्शनल प्लूरिज्म। बिल्कुल ठीक बात है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्लूरिस्ट सोसाइटी है। तो प्लूरिज्म सोसाइटी प्लूरिस्ट फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको पता है कि एक सोसाइटी जब अपने आप में एक प्लूरिस्ट है तो उस समय उस हिसाब से फंक्शनल उसके लिए ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ऑल्सो स्टैंड फॉर द फंक्शनल प्लूरिज्म। तो ये बात आपको पता ही होगी कि डिफरेंट क्लास डिफरेंट सोसाइटी, चूँकि प्लूरिस्टिक सोसाइटी मतलब डाइवर्सिफाइड सोसाइटी होती है, तो उस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना। प्रॉब्लम डिफिकल्टीज वैसे पूछ नहीं रहा, लेकिन आपके पास टाइम होगा तो आप पढ़ सकते हैं। आया समझ में? अब हम यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा आपको अच्छे से और बताने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विक्ट्री सिस्टम इन इलेक्शन। मैंने उस टाइम पे यही बताया था बेटा कि 100 लोग हैं, 100 में से 40 क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, है ना, एब्सेंट हो गए, बचे कितने 60। उस 60 में से जिसको सबसे ज़्यादा मिला, अब उसमें चाहे 2 पार्टिसिपेंट्स हों चाहे 10 हों, अगर 10 को भी अगर हम 10 करके अगर डिवाइड कर दें, इसीलिए लोग आपके समझ में आ रहा होगा चुनाव में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर जितने ज़्यादा वो इलेक्टेड मतलब जितने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटर होंगे, जितने ज़्यादा नॉमिनेशंस होगी उतने ज़्यादा वोट आपके कटेंगे। सपोज करिए 60 वोट है ना, टोटल 60 वोट है, उसमें से आपको अब क्या करना है, विनर फाइंड करना है और 10 कैंडिडेट्स हैं, तो ईच को अगर 10-10 मिला तो आपको पता होगा कि अब हमको चाहिए कितना, सिर्फ 11 चाहिए, क्योंकि जैसे 11 आएगा एक ज़्यादा हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस होगा तो तुरंत आपका वो आप डिक्लेयर हो जाएंगे। अगर उस 10 को या 11 को अगर मैं आपका 60 से डिवाइड करता हूँ तो आपको हार्डली कितना मिल रहा है बताइए, तो कितना लेस परसेंटेज ऑफ वोट में भी आप विनर हो जाते हैं। तो कुल मिला के जो रियल रिप्रेजेंटेशन होता है, रियल रिप्रेजेंटेशन वो इस सिस्टम में नहीं हो पाता जो करंट सिस्टम इंडिया का चल रहा है। तो इसीलिए इसको ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं कहते हैं, बस यही है। अब ये पूरे में आप यही लिखे होंगे, देख लीजिए न। मेजरली क्या चाहिए होता है, 51% ऑफ वोट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप 2 चीज़ होती है बेटा, एक होता है वोट, एक होता है सीट, है ना। कई बार क्या होता है कि किसी इलाके में आपको 51% वोट मिला, तभी तो आप कहा जाएगा ना कि आपको जीत मिली। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको वोट मिला सिर्फ 30%, जबकि सीट मिल गई 51%। मतलब इंसान जो नेचुरल जो लोगों का इंटरेस्ट है वो आपके ऊपर कम है, आपकी पार्टी पे कम है, लेकिन आपको सीट सबसे ज़्यादा मिल गई। क्यों? क्योंकि आप FPTP की वजह से, फर्स्ट पास्ट की वजह से सबसे ज़्यादा, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर्स आपके पास वोट ज़्यादा थे तो आप जीत गए। मतलब क्या था कि वहाँ जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय ज़्यादा कैंडिडेट्स थे और बाकियों ने अपने वोट काट दिए, मतलब उनको छोटे छोटे वोट मिले। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर जिसको कम वोट मिला है वो उसके वोट कैंसिल हो जाएंगे, तो उनका रिप्रेजेंटेशन मतलब उनका वोट कैंसिल हुआ और आपको सबसे ज़्यादा मिल गया। मैंने अभी बताया कि 100 की संख्या है, एक बार वापस से बता दूं, 100 लोग हैं, 100 में से 40 एब्सेंट हो गए। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि जब चुनाव आते हैं तो लोग बोलते हैं प्लीज़ बैठ जाओ। जब क्यों? क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट क्या हुआ, आपको क्लोज कर दिया गया।
अब 40 खत्म हो गया, बच्चे कितने 60 हैं। अब 60 वोट हैं, टोटल 60 वोट है, 10 लोग हैं, 10 में से सबको ये चीज़ 10 मिला, उसमें से आपको सिर्फ एक चाहिए। मतलब किसी का भी अगर 2 वोट कम हुआ और वो 2 आपको बढ़ गया तो आपका 12 हो गया। तो मतलब 12, और आप सोच के देखिए 60 में से 12 माइनस कर दीजिए तो आपका टोटल कितना हुआ बेटा 48। मतलब 48 वोट आप कैंसिल कर दिए और सिर्फ 12 में आप क्या बन गए, विनर बन गए। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि मैं पूरे के पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि पूरी कम्युनिटी ने आपको वोट ही नहीं किया। आप सिर्फ 12% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या 12% लोगों को आप क्लास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लास कैप्टन, क्योंकि आपके पास सिर्फ 12% लोगों ने वोट किया है। लेकिन चूंकि बाकियों के वोट कैंसिल हो गए और आपका आपका मोटिव क्या था, कॉमन आइडेंटिफिकेशन था, आप कॉमन को निकालते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं टेरिटोरियल, इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इसीलिए उसमें जिसको सबसे ज़्यादा मिला, जिसको भी, चाहे वो 1 वोट ज़्यादा हो चाहे 2 वोट ज़्यादा हो, एज कम्पेयर टू अदर्स, तुरंत वो आपको विनर डिक्लेयर हो जाते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है ना, आपको पढ़ना सिर्फ 2 बार है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका मीनिंग उसमें देखना था, मीनिंग आप सिलेबस में ये माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बस थोड़ा सा बचा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा बेटा, इसमें बताने लायक कोई चीज़ खास नहीं है, अब पढ़ना जरूर है ना। माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये आपका होमवर्क है, इसको रीड करना आप। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीनिंग एंड मेथड्स को हम पढ़ेंगे, है ना। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया कि 100 सीट है, उसमें जिसको जितना प्रोपोर्शन मिला, फॉर एग्जाम्पल कि किसी को 40% वोट मिला तो उसको कितनी सीट मिलेगी, 40% सीट, है ना। जितना वोट उतनी सीट, अंडरस्टैंड, जितना वोट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वोट यू हैव गॉट इन योर इलेक्शन, दैट प्रोपोर्शनेट सीट यू विल बी अलॉटेड, दैट सीट विल बी अलॉटेड टू यू। तो ऐसा करके है। It advocate that only those candidates should be considered elected who are in position to get fixed and definite quota of votes and not just more than vote other candidates also। मतलब ऐसा नहीं कहा जाता है कि आपको अब कंपेरेबल आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, बस उसमें ये दिखा जाता है कि आपको एक फिक्स्ड कोटा होना चाहिए। मतलब कि मिनिमम अगर आप 20% वोट पा रहे हैं तो भी आपको हम विनर की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब क्योंकि हमारा मोटिव किसी एक को विनर कंसीडर करना होता ही नहीं है ना। प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल विनर होते हैं, प्रोपोर्शनल आपके रिप्रेजेंटेटर होते हैं, वो 1 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मतलब प्रोपोर्शन हैज़ टू बी फिक्स्ड। लेकिन एफपीटीपी में तो ये था भाई कि हमको किसी एक को ही चुनना है भैया। अब देखो 4 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, सिर्फ 1 ही हो। तो 1 में जिसको सबसे ज़्यादा वही हो गया। तो 12% वोट लेके आपका टोटल सोच के देखिए 12, मतलब 100 सीट पे कोई 12 आ रहा है, जबकि टेक्निकली वो कितना परसेंट, मात्र 12% है, टोटल का 12% है। सोचिए टोटल का 12% है, और अगर आप इसको 60 से भी करेंगे तो भी आप देखिए कितना आ रहा है, लगभग 20% के आसपास। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आप नोटिस करिए कि हम लोग मेजोरिटी किसको बोलते हैं, 50+1। तो 50 का वोटिंग का परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ वोट लेकर आप जीत गए, उसी को एफपीटीवी। लेकिन प्रोपोर्शन में आपको एक खास प्रोपोर्शन लेना ही पड़ता है, खास प्रोपोर्शन, एक खास कोटा आपको उसमें एक्ट करना होता है। Proportional representation is a method of representation which is designed to ensure the representation of all sections of society which may belong to majority community of minority communities in rough proportion to their numerical strength. It advocates that only those candidates should be considered elected who are in a position to get a fixed and definite quota of votes and not just more votes other than candidates. It also try to ensure that only minimum number of votes may go waste। मतलब यहाँ पर वोट को ना वेस्ट नहीं किया जाता, जिसमें एफपीटीपी में क्या था, वो वेस्ट हो जाता था। अगर आप सिर्फ 12% लाए हैं, आपको विनर बन गया, मतलब कंपेरेबल के बाद में, इट इज़ नॉट फिक्स ना, मतलब बाकियों की कंपेरेबल में अगर आपको 12% मिला, बाकियों को 10% मिला, तो यू बिकम लीडर। बट रेस्ट ऑफ द 48% वोट क्या हुआ, या रेस्ट ऑफ द आपका 88% वोट क्या हो गया बेटा, बताओ, वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ज़्यादातर मिनिमम वोट कैंसिल हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोट को हम यूटिलाइज कर लें, वी कैन यूटिलाइज इनटू सीट, वी कैन यूटिलाइज इनटू पावर। मतलब कि अगर किसी भी खास प्रोपोर्शन में किसी भी इंसान ने, मतलब किसी खास प्रोपोर्शन में अगर हमने
किसी पर्सन को वोट किया है तो वो पर्सन उस प्रोपोर्शन के हिसाब से अपना पावर को रूल करे। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ता है। मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स मे गो वेस्ट, अब वो वेस्ट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। टू मेन मेथड्स ऑफ यूजिंग प्रोपोर्शनल मेथड, पहला ये है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और द हारिस सिस्टम। अब हारिस सिस्टम क्या है, सुनिए। सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि आप ये चीज़ आप नोटिस करेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है हमारे यहाँ। तो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, मतलब आपका जो भी वोट हो रहा है वो आपको किसी एक पर्सन को ट्रांसफर होते चला जाता है। उसका कंडीशन क्या होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। इसको दिया किसने था, तो उसको ने दिया था मिस्टर थॉमस हारे, है ना। मिस्टर थॉमस हारे ने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस सिस्टम को। दिस मेथड स्टैंड फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, मतलब ये लिखा हुआ है आपको प्रिंसिपल्स में, देखिए। ग्रांट ऑफ सिंगल वोट टू एवरी वोटर, वन वोटर वन वोट सिस्टम, एक वोटर के पास में एक वोटिंग सिस्टम होगा, है ना। तो ये प्रेफरेंस होता है, 1-2 करके कुछ कुछ इसमें प्रेफरेंस है। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ सीट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, प्रेफर करते चलते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं समझा देता हूँ आपको। सपोज 8 कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग 4 सीट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 8 कैंडिडेट्स हैं और आपको वोट करना है, मतलब आपको एक वोट देना है, सबको देना है। आपने प्रेफर किया, है ना, प्रेफर किया। तो इसमें ये होता है, द सिस्टम इंडिकेशन of his preference along with the casting of his vote by a voter in it, a voter while casting his vote in favor of the candidate of his choice also indicates his second, third, fourth and other preference also। तो किस प्रेफरेंस में उनको क्या रखना है, the voter gives his vote to Mohan but indicate his second preference for Krishnan, third for the Shyam, fourth for the Hari and so on। In the first instance his votes go to Mohan and in case Mohan does not get the winning quota of votes, his vote get transferred to Krishna, Shami, Hari, Bansi and so on in accordance with the preference indicated by him। For example कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, in case Mohan does not get the winning quota of vote, his vote get transferred। मान लीजिए मैंने मोहन को दिया वोट, है ना। अब अगर मोहन को एक विनिंग कोटा नहीं मिल रहा है वोट का, तो जो मेरा वोट है वो कैंसिल नहीं होगा, वो मेरा वोट सेकंड प्रेफरेंस को चला जाएगा। उसको भी नहीं हुआ तो थर्ड प्रेफरेंस को चला जाएगा, मतलब मेरा वोट कैंसिल नहीं होगा, वो कहीं न कहीं ट्रांसफर होता रहेगा। फॉर विनिंग एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हैज टू सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ votes which is calculated as under total number of valid votes polled divided by number of seats to be filled plus 1, और इसमें भी प्लस 1 है। मतलब क्या हुआ कि जैसे इफ फ्रॉम अ constituency 4 seats are to be filled and 10,000 valid votes have been, तो टोटल कितना होना चाहिए, कोटा कितना होना चाहिए बेटा, टोटल होना चाहिए 4 + 1 मतलब कि 2001, मतलब कि एक वोट पाने के लिए किसी भी एक इंसान को मिनिमम कोटा कितना होना चाहिए, 2001 होना चाहिए। तो वो कोटा आपको उतना होगा। तो अब क्या होता है इस मेथड का नीजर, तो जैसे कि ये आपका पोल्ड हुआ टोटल, इसमें सबसे ज़्यादा किसको मिला, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस की काउंटिंग में इसको मिला 1050, अब वो क्या हुआ, उसको कम मिला, मतलब वोट क्या हुआ, ध्यान से सुना, वोट 2001 था तो 2001 से किसको मिल गया, अब वो इसको ट्रांसफर हो जाएगा सेकंड को, तो सेकंड को ट्रांसफर हुआ। अब ट्रांसफर फिर हो गया थर्ड को, तो आपका 0-0 हुआ यहाँ पर, है ना। तो इससे क्या पता चला, इसका आपका वापस से माइनस हुआ। सेकंड क्या हुआ, श्याम को इतना मिला, अब इसमें से इतना माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको ट्रांसफर हो चुका था, तो इसको ट्रांसफर हुआ।
अब ट्रांसफर होने के बाद में यहाँ पर 0, उसके बाद में 0 आगे ट्रांसफर हो नहीं रहा है। तो कृष्णा को देखिए 1500 वोट मिले, ये 1500 भी 2000 से कम है तो इसको वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ये सेकेंड काउंटिंग, अब उसके बाद में ये जो 550 सीट थी इनकी, जो यहाँ से आने के बाद में बनी थी, तो टोटल बन गया आपका 2050 सीट। इसको मैं क्लासरूम में और अच्छे से बताऊंगा, है ना। तो मतलब अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो समझिए कि एक इंसान को अगर उसका फिक्स्ड कोटा नहीं मिल रहा है तो वो कोटा किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो रहा है, उसको भी नहीं मिला तो उसको थर्ड को ट्रांसफर हो रहा है। जब तक ट्रांसफर, जब तक उसको अपना कोटा फिक्स नहीं हो जाता किसी इंसान का, उसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब देखिए थर्ड का, देखिए तो थर्ड का ये 51, अब यहाँ से -50 सेकेंड काउंटिंग में उसके उतने वोट कम मिले। फिर उसका बाकी जो बचा वो आपका नेट आ गया यहाँ पर, है ना, ये लेकर आपका नेट यहाँ पर आ गया। अभी नेट जैसे आया सेकेंड काउंटिंग का जो जुड़ा है ना, वो मिल गया टोटल यहाँ पे। तो टोटल में क्या होगा, फर्स्ट ये हो गया प्रेफरेंस में। सेकंड में देखिए पहले प्रेफरेंस की काउंटिंग में उसको इतना वोट मिल रहा है, सेकंड में जो रेस्ट ऑफ द वोट थे वो यहाँ ट्रांसफर हुए, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इतना आ रहा है। तो ऐसे में कर करके फिर यहाँ से इसको माइनस करके, क्योंकि आपको वोट उतना चाहिए था, तो ये सेकंड माइनस हो जाएगा तो आपका सेकंड पोजीशन पे आएंगे, क्योंकि इनका इतने से माइनस होगा वोट के अलावा जितना आपको कोटा से ज़्यादा जा रहा है। फिर अब देखिए टोटल, देखिए यहाँ पर, और टोटल काउंट भी करना होगा, बंसी को इतना मिला, फिर उसके बाद में बंसी का यहाँ ट्रांसफर हुआ, फिर इनका ट्रांसफर हुआ, ये माइनस में कुछ नहीं था, ये 0, बंसी का इतना मिल रहा है। मुरली के पास अब देखिए, फिर मुरली के वोटिंग का परसेंटेज 21 प्लस हो रहा है, 3450 आया, ये इनको फोर्थ पोजीशन मिला। अब ऐसे में जब वोट पूरे ट्रांसफर हुए उन दोनों का, अगर आप कैलकुलेट करें सबको कैलकुलेट, तो टोटल आपके वोट कितने हो गए, इतना। तो वोट यूज्ड तो नहीं है 4 8008, मोहन कृष्ण मुरली विन द इलेक्शन। तो सभी ने इलेक्शन विन किया और उनको किस किस प्रेफरेंस में वोट मिला, तो उसको प्रेफरेंस की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर आपको बतानी, ये मतलब मैं समझ रहा हूँ, इसको मेरे को वापस से आपको और अच्छे से समझाना पड़ेगा, अब क्लासरूम में मिलिए। लिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये जैसे राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है ना, उसमें भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन वहाँ पर भी अप्लाई होता दिखाई देता है। कितनी पार्टीज को, कौन कौन सी पार्टीज को कितना कितना खास परसेंटेज ऑफ वोट मिल रहा है ना, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। List system depends on the principle multi-member constituent, one person vote, each person votes list particular party, fixed quota of votes winning seat is determined as under। तो मतलब जो सिक्योर्ड सीट है, मतलब सिक्योर्ड कोटा है, उतना आपको मिलना ही चाहिए, देन इट विल बी डिसाइडेड। पार्टी 1 को, पार्टी 2, पार्टी 3, पार्टी 4, while voting each voter can give his vote to any one list। अच्छा, ये देखिए 2 मेथड प्रोपोर्शनल, सिंगल ट्रांसफरेबल और आपका फिक्स्ड है ना, शायद एक और था यहाँ पर, एक सेकेंड, 2 मेथड हम पढ़ने वाले थे ना। हाँ, लिस्ट मेथड और लिस्ट सेक्शन, ये लिस्ट मेथड है। हाँ, लिस्ट और प्रोपोर्शनल मेथड है। ये लिस्ट का मतलब लिस्ट वाइज होता है क्या? ये क्या चीज़ है भाई, इसको मैं और चेक करके बताता हूँ पार्टी वाइज कैसे होता है। चलिए अभी सेकंड वीडियो ख़त्म करते हैं, थर्ड वीडियो में मैं ना आज ही उसको भी भेजूंगा। थर्ड वीडियो में मैं आपको इसके साथ चालू करूंगा और फिर उसके बाद हम पार्टी सिस्टम पढ़ के इसको पूरा ख़त्म कर देंगे भाई। आज थर्ड यूनिट विल भी खत्म, यहीं से पार्टी सिस्टम चालू हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी क्या है क्या है, चलिए अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ।